स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे जेनेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे और उसका नाम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जो कोई चीज़ बना हुआ है उसका दूसरा कॉपी बनना। तो इसी तरह से इससे जो डीएनए है हमारे शरीर में, जो जेनेटिक मटेरियल है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बनने की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है, उसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। यानी कि ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड इस तरह के बने होते हैं, इस तरह के दोनों के अलग अलग क्या करते हैं, इसके पोलैरिटी होते हैं। जैसे मान लीजिए 5' है, इसका दूसरा 3' है और ये 3' है, ये 5। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं डीएनए को। तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो है अलग होते हैं। अलग हुए पार्ट पे क्या बनता है, नया स्ट्रैंड डीएनए का बनता है। तो इसमें जो ये बनता है, जैसे इस तरह से मान लें अलग, ये आप ये डीएनए इस तरह से लें, थोड़ा सा इसको ज़्यादा स्पेस लेके ये मान लें डीएनए, और इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस का क्या करते हैं, ये आपको डबल बॉन्ड से एडेनिन और ये थायमिन जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे साइटोसिन और ट्रिपल बॉन्ड से ये ग्वानिन जुड़े रहते हैं। इसी तरह से ये रिपीट होते रहते हैं। और साइड में आपको शुगर है ये यहाँ, और बीच में अल्टरनेटली जो है ये फॉस्फेट बॉन्ड रहते हैं, और इतना को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जिसमें फॉस्फेट उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और जिसमें नहीं हो फॉस्फेट उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का एक यूनिट है और इसमें नाइट्रोजनस बेस पे रहते हैं। जिससे ये है, ये दोनों क्या होते हैं, अनवाइंडिंग होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये था एडेनिन थायमिन, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये अलग होते हैं, पूरे एक बार नहीं अलग होते। तो यहाँ पर मान लिया अगर ए है और यहाँ पर टी था, तो ये दूसरा एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। और जहाँ ए है, एडेनिन जो है ये पेयर्स करता है थायमिन के साथ, तो उसको इसको एडेनिन को ए लिखते हैं शॉर्ट में और थायमिन को टी लिखते हैं। यहाँ पर अपने ये थायमिन आ जाएगा, और यहाँ पर अगर क्या करते हैं साइटोसिन है, तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं ग्वानिन आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़ता है इस तरह से। और ये इधर टी आया था, इसके बगल में ये दूसरा कंप्लीमेंट्री जो है ये स्ट्रैंड बन जाएगा। ये एक ही बार नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। पहले ये अलग हुआ, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, और ये लॉक होते चला जाता है। और यहाँ ए है तो यहाँ टी अपने आ जाएगा। ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मान लिया अगर जी है तो यहाँ पर सी अपने आ जाएगा। जहाँ सी है वहाँ जी आ जाएगा, जहाँ जी है सी आ जाएगा, जहाँ टी है वहाँ ए आ जाएगा, जहाँ ए है वहाँ टी आ जाएगा। ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक नया जो बना डीएनए स्ट्रैंड, एक रहा उसमें पेरेंटल पुराना और एक रहा नया। तो हर एक डीएनए स्ट्रैंड के साथ में एक पुराना एक नया, इसको सेमी कंजर्वेटिव भी कहते हैं, यानी कि आधा कंजर्व किया। तो ये हुआ। तो ये कैसे डिफिनेशन हम लोग डिफाइन किए इसको कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन अनिवार्य है, और ये एस फेज जो होता है इंटरफेज, उसमें उस फेज में ये इसका सिंथेसिस होता है डीएनए का। इसके बाद ये सेल के डिवीजन के जस्ट पहले। तो ये हुआ। तो इसको ये रेप्लिकेशन को बांटते हैं हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई 7 स्टेज में बांटते हैं।
और ऐसे भी लिख सकते हैं आप पैराग्राफ चेंज करके। तो ये 6 स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट अध्ययन की सुविधा के लिए, इसको बांटा गया। पहला एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, या कह सकते हैं एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। इसमें डीएनए के स्ट्रैंड दोनों अलग होते हैं ग्रेजुअली, एक ही बार में। और ये क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, और इसके बाद बेस पेयरिंग, इसके बाद चेन फॉर्मेशन या इलोंगेशन ऑफ चेन भी कहते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग। तो पहला हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो क्या कहते हैं सेल है, न्यूक्लियस के अंदर ये ढेर सारे क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, और ये कई 4 फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पहला जैसे क्या हुआ आपको डी मतलब हुआ, डी मतलब डीऑक्सी, और ए से क्या हुआ एडिनोसिन, एम से मोनो, पी से फॉस्फेट, यहाँ पर एक ही फॉस्फेट है। अब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए इसको फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ एक फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट और ऐड होता है, 1 + 2 3 हो जाता है। और ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना। यहाँ पर क्या हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से ये जो डीएनए में भाग लेते हैं नाइट्रोजनस बेस, वो 4 होते हैं। तो दूसरा है डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, जी से ग्वानोसिन, एम से मोनो, पी से फॉस्फेट। और इसका फिर फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और बनाता है क्या 2 फॉस्फेट ऐड हो गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से ये है डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। और ये डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, सॉरी यहाँ पे एम होगा, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो गया किसमें डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से ये एक्टिव फॉर्म में बदल गया। अब दूसरा फेज हम लोग देखते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए डबल स्ट्रैंड के ये बने रहते हैं, जैसा कि इसको आपको बताया ये, तो इसका अनवाइंडिंग होता है और इसमें एंजाइम बनता है। पूरा अनवाइंडिंग नहीं हो जाता है, ग्रेजुअली होता है। पहले जैसे ये होगा, ये जैसे मान लिया कि ये इस तरह से ये इतना फिर नया स्टैंड बन गया, फिर ये लॉक हो गया, फिर ये दूसरा खुलता है, फिर इस तरह तीसरा खुलता है, ग्रेजुअली होता है। इट डज नॉट ओपन at a time, it occurs gradually. Separation of 2 strands of DNA does not occur at a time, it occurs gradually. तो यहाँ पर देखिए ये दोनों स्ट्रैंड है डीएनए का, यहाँ अलग हुआ, और यहाँ एक एंजाइम लगता है जिसको कहते हैं हेलिकेज, ये दोनों को अलग करते हैं। इस रस्सी की तरह बटा हुआ है ये उस तरह से। और जब ये अलग हो गया तो कोई रस्सी के दो अथी को दोनों को खोलेंगे तो क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग रहता है, तो उसको क्या उस के जो टेंशन रहता है उसको दूर करता है एक एंजाइम टोपो आइसोमेरेज। तो ये क्या करता है, इट रिमूव्स टेंशन ऑफ अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। और यहाँ है SSBP, यानी क्या हुआ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसको स्टेबलाइज करता है। जैसे कोई रस्सी और तना हुआ रहता है तो फिर वो स्टैंड तना हुआ रहेगा, क्वाइल रहेगा, तो फिर उस पर सिंथेसिस होगा नहीं नया स्टैंड डीएनए का, तो इसको ये स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजेज द अनक्वाइल्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर भी आपको SSB, यहाँ पे SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये हो गया क्या कहते हैं, यहाँ अलग हो गया। और तीसरा जो अब है फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। यहाँ पर क्या है,
ये अनवाइंडेड जो स्ट्रैंड है डीएनए के उसको कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। इसको और इसको क्या कहेंगे? डीएनए टेम्पलेट। इसी डीएनए टेम्पलेट पे क्या होता है? पहले आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। आरएनए प्राइमर क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए, और ये जरूरी होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। जब तक ये नहीं रहेगा, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, जो ये डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करेगा, और ये जरूरी है इसके नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। और यहाँ पर आरएनए प्राइमर देखते हैं, और ये सिंथेसिस, तो जैसे यहाँ आप देखते हैं क्या कहते हैं 5' ये 3' नया स्ट्रैंड जो होगा इसके अपोजिट, चूंकि पोलैरिटी दोनों का अलग होता है, तो ये 5' इधर 3' होगा। तो 5' और 3' के डायरेक्शन में ये क्या कहते हैं, इसी पे जो बना है आरएनए प्राइमर, इसी पर नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। और दूसरा स्ट्रैंड जो है इसमें इस तरह से सिंथेसिस होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा भी अपोजिट होगा। इस तरह से पूरा होने के बाद एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन जाएगा, एक में उसमें नया स्ट्रैंड रहेगा और दूसरे एक पुराना रहेगा पैरेंटल, और दोनों का पोलैरिटी अलग, दोनों डायरेक्शन से डीएनए में से एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में इसका स्ट्रैंड है। तो इसी तरह से ये बना। तो अब इसका ये इधर से ये बन गया अपोजिट वाला, तो दूसरा जो स्ट्रैंड था वो क्या करते हैं, जैसे है इधर से अपोजिट, तो ये एक बनेगा इधर से, तो दोनों 2 स्ट्रैंड बनता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड होता है ये इस पर सिंथेसिस लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और इस पर ये फ्रैगमेंट के रूप में होता है, इसमें भी आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ता है, फ्रैगमेंट होता है, इसको कहते हैं ये इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। और इस टुकड़े को जो सेगमेंट में होता है उसको कहते हैं ओकाजाकी, ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने खोज किया, उसी की नाम पर है, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये होता है। अब धीरे धीरे ये आगे की ओर इधर बढ़ता है। अब दूसरे इस डायग्राम में थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा स्टेप, बेस पेयरिंग। तो जैसा कि आपको बताया कि हेरिटेज एंजाइम जो है अनवाइंड करता है, इसको अनजिप करता है, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड को कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। इसी पे आरएनए प्राइमर बनते हैं, और फिर आरएनए प्राइमर के कारण ही ये इनिशिएट करते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं, और इसके बिना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं लाते हैं। तो धीरे धीरे ये देखिए पहले में कम था खुला हुआ, धीरे धीरे खुलते जा रहा है और उसमें ऐड होते जो नया स्ट्रैंड डीएनए का बनते जा रहा है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए टेम्पलेट सेपरेटेड स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो है ये आपको न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे आपको देखे थे यहाँ पे, जैसे DTTP में क्या हुआ, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट कम टू लाई अपोजिट नाइट्रोजनस बेस ऑन द डीएनए टेम्पलेट। तो ये TT किसके अपोजिट आएगा, ये एडेनिन के अपोजिट आएगा। और फिर ये DE आपको जैसे ATP ये किसके अपोजिट आएगा, ये आपको T के अपोजिट आएगा। और इसी तरह से फिर DE मतलब डीऑक्सी, GTP ये किसके अगेंस्ट आएगा, साइटिडीन के अगेंस्ट आएगा, ये थायमिन के अगेंस्ट आया। और फिर ये CTP साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट ये कंप्लीमेंट्री दोनों है, ये ग्वानिन के अपोजिट आएगा। तो इस तरह से बेस पेयरिंग होगा, और इसमें
क्या निकलते हैं, इसमें भी एक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम लगते हैं, और चेन बनने के बाद जो ये क्या कहते हैं, इसमें एनर्जी निकलती है, 2 फॉस्फेट फिर रिलीज हो जाते हैं, फिर ये मोनोफॉस्फेट बदल जाते हैं एडेनिन, इसे ये है थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये एनर्जी लिखते हैं निकलते हैं। इसके फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं डीएनए में, उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं चौथा स्टेप। पांचवा है चेन फॉर्मेशन। अब जो अनवाइंडेड स्ट्रैंड है यहाँ, इससे आपको डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या करते हैं नए न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे लाते हैं और ये जोड़ते चले जाते हैं, चेन को आगे बढ़ाते हैं, और ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाते हैं, और उस रिमूव होने के बाद उस गैप को फिर नए न्यूक्लियो कम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसको फिलअप कर देते हैं, और इस पर ये लगातार कंटिन्यूअस इस पर फॉर्मेशन होता है ये चेन का, डीएनए नए स्ट्रैंड का, इसलिए इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड है उस पर फ्रेगमेंट के रूप में होता है, और इसमें भी आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, और इस फ्रेगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और बाद में इसको जो फ्रेगमेंट को सील करते हैं वो उस एंजाइम को कहते हैं वेल्डिंग, जैसे होता है वेल्डिंग कर देते हैं उसको। तो वो कौन काम करता है वेल्डिंग जोड़ने वाला? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम इसको सील ये जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, और इस तरह से एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाता है। अब क्या कहते हैं, जैसे ये हुआ इसमें चेन फॉर्मेशन, इलोंगेशन हो गया इसमें, और इसके बाद है प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, बनने के बाद कभी कभी गलत ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये पीछे से इधर से आगे की ओर आता है, और इट रन्स अलोंग द new synthesized strand of DNA and detect the wrong nitrogenous base and add correct nitrogenous base and returns back। इसे एक पीटी मास्टर को देखते हैं, लाइन लगाता है और देखता है सीधी पंक्ति है या नहीं है, जहां सीधी पंक्ति नहीं है वो वहां तक जाता है छड़ी लेके, और उस बच्चे को सीधा करता है और फिर लौट जाता है पुराने सिरे पे। उसी तरह का ये काम करता है। आपको क्या करते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, और ये इसके अलोंग रन करते हैं और गलती को पकड़ते हैं, और मिसमैचिंग जहां नाइट्रोजनस बेस हैं उसको डिटेक्ट करके करेक्ट नाइट्रोजनस बेस जो है ऐड करते हैं, और फिर पुराने जगह पे लौट जाते हैं। तो ये हुआ प्रूफ रीडिंग। एक टर्म और छूट गया था कि एक होता है ये जो वाई शिफ्ट है अनवाइंडेड स्ट्रैंड डीएनए का, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाई शिफ्ट है, देखिए इस तरह से वाई की तरह से, तो ये इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। एक होता है ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं ORI, रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड भाग नहीं लेता एक बार ही रेप्लिकेशन में, ये इसका एक सेगमेंट भाग लेता है जिसको कहते हैं रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन। तो प्रोकैरियोटिक जो मतलब क्या कहते हैं सेल है, और प्रोकैरियोट्स में ये जो क्या कहते हैं एक ही रेप्लिकॉन होते हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में बड़े साइज होने के कारण ढेर सारे इसके रेप्लिकेशन यूनिट यानी कि रेप्लिकॉन होते हैं। तो ये यहाँ तक क्या कहते हैं आपका रेप्लिकेशन समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ये सभी जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिले। थैंक यू।